आदाब, मैं नीता सिंह हाजिर हूँ साइंस, टेक्नोलॉजी, शेरो अदब, सोशल साइंस, एजुकेशन और दुनिया भर के हर तरह के नॉलेज पर मबनी खास प्रोग्राम के साथ, जिसका नाम है इल्म की रोशनी। इल्म की रोशनी से हमारा मतलब है इल्म यानी नॉलेज की अहमियत और उससे हासिल होने वाली समझदारी। ये एक मेटाफर है जो इल्म यानी नॉलेज को एक रोशनी के तौर पर पेश करता है, इसलिए कि इल्म की रोशनी ही हमारे जहन की तारीकी यानी अंधेरे को दूर करती है और हमें सही रास्ता दिखाती है। हम अपने आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे भारत में डिस्टेंट एजुकेशन में मौजूद अपॉर्चुनिटीज़ यानी मौक़ों की। डिस्टेंस एजुकेशन दरअसल पढ़ने और पढ़ाने का ऐसा तरीका है जिसमें स्टूडेंट्स और टीचर और जगह के लिहाज से अलग होते हैं और टीचिंग यानी तालीम मुख्तलिफ ज़राए यानी प्रिंट, ऑडियो विजुअल एड्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर दी जाती है। हालांकि डिस्टेंस एजुकेशन का कॉन्सेप्ट भारत में 1970 की दहाई में ही जोर पकड़ चुका था और वक्त के साथ इसमें काफ़ी बेहतरी भी आई है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि तेज़ रफ्तारी से तरक्की कर रहे हमारे मुल्क में ज़रूरतें और उनके तकाजे भी बदले हैं। लिहाजा आज की हमारे मुल्क की ज़रूरतें और हमारे मुल्क में मौजूद अपॉर्चुनिटीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो खास मेहमान। हमारे साथ हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा की फॉर्मर प्रो वाइस चांसलर, साथ ही रह चुकी हैं फॉर्मर मेंबर ऑफ यूजीसी भी। हमारे साथ हैं प्रोफेसर सुषमा यादव और इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के फॉर्मर वाइस चांसलर इंचार्ज प्रोफेसर रविंद्र कुमार। हम आप दोनों का अपने स्टूडियो में वेलकम करते हैं। साथ ही हम आप सबको याद दिला दें कि आपके जहन में भी कोई सवाल डिस्टेंट एजुकेशन के मैदान में मौजूद अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से है तो आप कॉल करके हमारे एक्सपर्ट से सीधे बात कर सकते हैं। इसके लिए आपके टीवी स्क्रीन पर हमारा टोल फ्री नंबर लगातार फ्लैश किया जा रहा है। तो सबसे पहले आपसे प्रोफेसर सुषमा समझना चाहेंगे, NEP 2020 के बाद अगर हम बात करें तो डिस्टेंट एजुकेशन में कितना बदलाव आया है ये हम जाने के लिए कितना इम्पोर्टेंट है वो सबसे पहले समझना चाहेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति या NEP 2020 जिसको हम आजकल शॉर्ट में कहते हैं जी, वास्तव में 21वीं सदी की शिक्षा नीति है। तो इस सदी की शिक्षा नीति के सामने चुनौतियां भी अलग हैं और अवसर भी अलग हैं, इसलिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो ये शिक्षा नीति सबसे पहले इक्विटी की बात करती है, एक्सेसिबिलिटी की बात करती है और दोनों को मिलाकर यदि हम शिक्षा अपने युवा पीढ़ी तक पहुंचाना चाहते हैं, युवा पीढ़ी ही नहीं हर पीढ़ी तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उसके लिए डिस्टेंस एजुकेशन एक सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। बात यहाँ इसकी डिस्टेंस एजुकेशन की ला रही हूँ मैं, लेकिन यह पूरी शिक्षा के बारे में बात करती है। लेकिन अभी हमारे पास जितने संस्थान हैं उनसे हम यदि शिक्षा और उच्च शिक्षा में विशेष तौर पर ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अनेक प्रकार के शिक्षण संस्थानों की आवश्यकता है, जिसमें ट्रेडिशनल जिसको क्लासरूम टीचिंग कहते हैं या ट्रेडिशनल टीचिंग कहते हैं और डिस्टेंस एजुकेशन जिसको हम दूरस्थ शिक्षा कहते हैं और ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग भी कहते हैं और साथ ही साथ अब ऑनलाइन और डिजिटल लर्निंग की बात भी उसमें आ रही है। तो नई शिक्षा नीति या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये बात करती है कि अधिक से अधिक अवसर अधिक से अधिक वर्गों तक, अधिक से अधिक युवाओं तक पहुंच सकें, यह शिक्षा नीति का जोर है। इसलिए उसने डिजिटल लर्निंग की बात भी की है और डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात भी हो रही है, अभी बनी नहीं है, लेकिन ऑनलाइन टीचिंग को बहुत एक्सपेंड किया गया है और ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग जिसको हम कहते हैं दूरस्थ और मुक्त शिक्षा, जिसका एक सबसे बड़ा उदाहरण और सबसे सफल उदाहरण मैं यदि कहूँ तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है और लगभग अनेक प्रदेशों में बहुत से मुक्त विश्वविद्यालय भी खुले हैं। और अब तो एक नई बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, शायद एक आध प्रदेश में प्राइवेट ओपन यूनिवर्सिटी भी खुली है जो पहले नहीं थी। और जितनी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज़ जिनको हम कहते हैं, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ प्राइवेट भी हैं और पब्लिक भी हैं, वो सब भी अब धीरे धीरे ऑनलाइन और ओपन एजुकेशन की तरफ बढ़ रही हैं। तो जब हम 50% तक अपना एनरोलमेंट ले जाना चाहते हैं उच्च शिक्षा में तो उसका एक बड़ा माध्यम ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग है, दूरस्थ शिक्षा है। अब 1100 के करीब हमारे विश्वविद्यालय देश भर में और संस्थान हो गए हैं, जो बड़ी संख्या है, लेकिन फिर भी अगर सभी बच्चों तक हमें शिक्षा पहुंचानी है तो हमें ऑनलाइन
और ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग का भी सहारा लेना पड़ेगा। इसको मान्यता देती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, और साथ ही साथ इन अवसरों को और अधिक बढ़ाना चाहती है, कुछ नए विषयों तक भी ले जाना चाहती है, लेकिन क्वालिटी को बनाए रखते हुए। तो यदि मैं NEP 2020 की बात करूं तो इट ओपन्स अप, ये अनेक द्वार शिक्षा के लिए खोलती है, जिसमें ओपन डिस्टेंस लर्निंग भी एक बहुत महत्वपूर्ण, ऑनलाइन एजुकेशन भी उसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स तब से बने हैं और जिनकी बात हम जिक्र पूरी विस्तार से करेंगे, और उन प्लेटफॉर्म से लर्निंग के तरीके भी बदले हैं जी, और लर्निंग की शैली भी बदली है। जी बिल्कुल, इस पर हम बात करेंगे। तो डिस्टेंस लर्निंग की क्या इंपॉर्टेंस है NEP 2020 आने के बाद, किस तरह से इसमें बदलाव आए हैं, ये हमने जाना, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे प्रोफेसर रविंद्र, आप कि आप तो वाइस चांसलर रहे हैं रविंद्र जी, किस तरह के बदलाव, अगर हम देखें पहले क्या था और अब क्या है डिस्टेंस लर्निंग में, किस तरह के बदलाव आए हैं, क्योंकि बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस लर्निंग का, तो तब से अब तक में किस तरह के बदलाव आए हैं? देखिए, इल्म की रोशनी के मद्देनज़र डिस्टेंस एजुकेशन ने बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल कर ली है जी, और जैसा कि आपने कहा कि 1970 की दहाई से शुरू होकर आज हम लोग 2025 में आ गए हैं, डिस्टेंस एजुकेशन ने बहुत दूर रास्ता तय किया है। एक तरमीम करना चाहूँगा मैं, डिस्टेंस एजुकेशन जब आप लफ्ज़ का इस्तेमाल करती हैं, मुझे लगता है कि इसको हमें ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग कहना चाहिए जी। असल में डिस्टेंस एजुकेशन एक टूल है, एक मेथडोलॉजी है, एक मैकेनिज्म है जो ओपन लर्निंग सिस्टम को प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बेहतर यह होगा कि हम इसको ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग कहें। इल्म के लिहाज से ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग एक नया तजुर्बा था, और इस तजुर्बे ने न केवल हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया के तमाम ऐसे हिस्सों में जहां स्टूडेंट्स को क्लासरूम एजुकेशन हासिल करने में दिक्कत पेश आती थी, उनके लिए एक सेवियर बनकर के आया ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। इसकी शुरुआत तो अब चूंकि हम लोग हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, तो हम लोग आमतौर पर इसकी शुरुआत एकलव्य से मानते हैं, जिन्होंने अपना गुरु द्रोणाचार्य की तस्वीर के सामने प्रैक्टिस की और ये माना कि भाई हम डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से तीर चलाना सीखते हैं जी। और हम सब जानते हैं कि इन्होंने कितनी महारत हासिल की थी इसमें। लेकिन अब अगर हम मौजूदा हालात की बातचीत करें, तो जो हमारी क्लासरूम एजुकेशन है, जिसको हम कन्वेंशनल यूनिवर्सिटी सिस्टम कहते हैं, उसमें पढ़ाई अच्छी होती है लेकिन बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। अब हम लोग 21वीं सदी में आ गए हैं। क्लासरूम सिस्टम जो है वो वक्त के लिहाज से, वक्त की मियाद के लिहाज से बहुत से विद्यार्थियों के लिए, बहुत से स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल होता है जी। हमारे बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो किसी न किसी पेशे में इस वक्त मुब्तला हैं और रोजी रोटी के चक्कर में कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, लेकिन वो अपना इल्म बढ़ाना चाहते हैं जी। वो चाहते हैं कि जिस तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी उससे आगे जाएं। क्लासरूम एजुकेशन उनको वो मौका आसानी से देती नहीं है। सवेरे 7 बजे से क्लासेस लग जाते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए वहां जाना बहुत दिक्कत तलब होता है। तो ऐसे में डिस्टेंस एजुकेशन, जिसको आप कह रही हैं ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम, ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी फैसिलिटी मुहैया कराता है कि वो अपने मौजूदा स्थान पर जहां वो रह रहे हैं वहां रहकर और अपने टाइम की कन्वीनियंस से एजुकेशन हासिल कर सकें। ये दो डिस्टेंस एजुकेशन की खास बातें हैं। अपने टाइम के हिसाब से और अपनी स्पेस की कन्वीनियंस के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन हासिल कर सकता है। और एक तीसरी अहमियत भी है डिस्टेंस एजुकेशन की, जो क्लासरूम एजुकेशन में अमूमन मुहैया नहीं हो पाती जी। वो है क्लासरूम एजुकेशन के जो सब्जेक्ट्स हैं और जिन एरियाज में वो एजुकेशन देना चाहते हैं वो थोड़ा लिमिटेड होते हैं। उनके दायरे जो हैं वो वक्त के लिहाज से बहुत ज्यादा फैल नहीं पाते हैं। डिस्टेंस एजुकेशन में बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स शामिल हो जाते हैं जो कन्वेंशनल एजुकेशन में अवेलेबल नहीं होते स्टूडेंट्स को। तो वो स्टूडेंट्स जो अपनी नॉलेज के साथ साथ अपनी स्किल भी बढ़ाना चाहते हैं, जिसको हम अपस्किलिंग कहते हैं, उनके लिए डिस्टेंस एजुकेशन एक बहुत ही बढ़िया मीडियम है।
और ओपन डिस्टेंस लर्निंग के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो उनको तमाम ऐसे तरह के कोर्सेज मुहैया कराते हैं जो आमतौर पर उनकी ज़िंदगी के लिए बहुत मुफीद होते हैं, उनके काम के लिहाज से, उनकी तरक्की के लिहाज से बहुत मुफीद होते हैं, और जो कन्वेंशनल यूनिवर्सिटी सिस्टम में आसानी से उनको उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। तो ये ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग की एक बड़ी ख़ास बात है, जिसके चलते 70 की दहाई से शुरू होकर आज ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग ने कई गुना तरक्की कर ली है। अगर मैं इसको मैथमेटिकल टर्म्स में कहूं तो ये 10⁻100 की एक्सपोनेंशियल काउंट से आगे बढ़ी है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम। और जैसा सुषमा जी ने कहा कि ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, उसमें भी इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम को प्रमोट किया जाए, उसकी तरक्की की जाए, और स्टूडेंट्स को उनको मुहैया कराने के लिए जो तमाम सुविधाएं हो सकते हैं वो तैयार किए जाएं। जी बिल्कुल, आपने बड़े तफसील से बताया प्रोफेसर रविंद्र की क्या खासियत है। आपने बताया ओपन लर्निंग सिस्टम की, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम के बारे में आपने बताया। प्रोफेसर सुषमा, आपसे भी समझना चाहेंगे कि आपको क्या खासियत दिखाई देती है। टाइम आपके पास जब टाइम है उसके अकॉर्डिंगली आप पढ़ सकते हैं, आप जहाँ बैठे हैं आपको ज़रूरत नहीं है क्लासरूम में आने की, और क्या खासियत आपके हिसाब से दिखाई देती है? देखिए, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में दो शब्द हैं, ओपन और डिस्टेंस। और ये कहा जाता है डिस्टेंस यानी दूर से, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। ओपन किसी समय, किसी अवस्था में, किसी आयु में, क्योंकि आयु की भी बंदिश वहाँ नहीं है, घंटों की भी वहाँ बंदिश नहीं है, दिनों की भी वहाँ बंदिश नहीं है। व्हेन यू विश, हाउ यू विश, उस प्रकार से ये शिक्षा आपको उपलब्ध होती है। और जो आप शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, इल्म की रोशनी, तो जिनको तालिब इल्म कहा जाता है, सच में ही जो इल्म पाना चाहते हैं, ये उन्हीं के लिए है शिक्षा। यहाँ लर्नर कहते हैं उनको, स्टूडेंट नहीं कहते हम। तो वो लर्नर है जो इच्छा रखता है जानने की, जो इच्छा रखता है अपना ज्ञान बढ़ाने की, अपनी डिग्री बढ़ाने की, अपना इल्म बढ़ाने की, सभी की, उनके लिए है। और कुछ प्रोफेशनल विषय थे जो पहले इससे बाहर रखे गए थे, लेकिन धीरे धीरे हम उनमें भी तरीके निकाल रहे हैं और एक्सपेंड कर रहे हैं उन क्षेत्रों में भी। और मैं यहाँ तो कहना चाहती हूँ, क्योंकि ये सरकार तक भी पहुँचेगी बात, तो हम कुछ ऐसे भी अगर तरीके निकाल सकें। जब मैं इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में थी, SBBC, तो हमें मौका मिला चीन जाने का, और वह खुली विश्वविद्यालयों की ही एक कॉन्फ्रेंस थी। और हमने देखा वहाँ चीन की जो युवान की एक ओपन यूनिवर्सिटी थी, बहुत बड़ा हॉस्टल था, बच्चे उसमें रह रहे थे, इंजीनियरिंग भी पढ़ा रहे थे वो, और मेडिकल भी पढ़ा रहे थे, और बहुत ही इंटरैक्टिव मॉड्यूल्स थे। और साथ ही साथ वो कहते थे जिस जिस चीज की डिमांड है यहाँ, तो सरकार उन इंडस्ट्रीज से टाई अप करके उनके प्रैक्टिकल्स वहाँ करवाती है, उनकी इंटर्नशिप वहाँ कराती है। उसी प्रकार से मेडिकल में भी हम बड़े इंस्टीट्यूशंस के साथ टाई अप कर सकते हैं और प्रैक्टिकल वहाँ हो जाएं। अभी हमारे यहाँ उस तरह की बंदिशें हैं, आने वाले समय में हो सकता है वह भी हो जाए, क्योंकि मुझे लगता है जिस प्रकार से कैपिटेशन फीस बढ़ रही हैं इन प्रोफेशनल डिग्रीज की, उसको कहीं ना कहीं तो रोकना पड़ेगा। जिस तरह से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बढ़ रहे हैं, उनमें एडमिशन्स दिलवाने के लिए उनको भी कहीं रोकना पड़ेगा। और ओपन डिस्टेंस लर्निंग उसका एक बहुत बड़ा माध्यम बन सकती है, बहुत ही सशक्त माध्यम बन सकती है, क्योंकि इसके माध्यम से कहीं रोक नंबर्स की नहीं रहेगी। हम बड़े गर्व से कह सकते हैं वी हैव द लार्जेस्ट ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड, इसका कहीं मुकाबला नहीं है। ये राष्ट्रीय भी है, अंतर्राष्ट्रीय भी है, वैश्विक भी है, और सबसे बड़ी भी है। उससे यह भी पता चलता है कि ऐसे बहुत लर्नर्स हैं जो ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव यूनिवर्सिटीज में नहीं जा सकते, या जिनको कन्वेंशनल नाम दिया प्रोफेसर रविंद्र कुमार जी ने, कन्वेंशनल यूनिवर्सिटी सिस्टम जो है। तो इसलिए वो बच्चे जो दूर दराज के क्षेत्रों में हैं, जिन्हें किसी रेगुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिला, वो युवा या प्रौढ़ जो नौकरी कर रहे हैं लेकिन अपना इल्म बढ़ाना चाहते हैं, और वो युवा या प्रौढ़ जिन्हें इच्छा है अधिक से अधिक जानने की या अधिक से अधिक उपाधियां हासिल करने की, उनके लिए भी डिस्टेंस लर्निंग बहुत अच्छी है। तो यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मैं कहूँगी, जहाँ अनेक प्रकार के तालिब इल्मों के लिए जगह है।
वो जो चाहें, इल्म बढ़ाना चाहें तो, उपाधि बढ़ाना चाहें तो, डिग्री बढ़ाना चाहें तो, अपने समय का सदुपयोग करना चाहें तो, और आगे व्यावसायिक एक्सपर्टीज़ प्राप्त करना, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ प्राप्त करना चाहें तो उन सब के लिए ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, और आगे आ जाएगा मुझे लगता है ऑनलाइन लर्निंग भी बहुत फास्ट, और इनमें ये भी आएगा धीरे धीरे, अभी ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज़ भी ला रही हैं, ऑन डिमांड एग्जामिनेशंस होने लगेंगे जी। जो आजकल बंदिश है कन्वेंशनल यूनिवर्सिटी सिस्टम में थी। वैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने उसको तोड़ा है थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ अब 2 बार एग्जामिनेशन की सुविधा, मल्टीपल एग्जिट मल्टीपल एंट्री, कि आप जब चाहें छोड़ सकते हैं फिर लौट कर आ सकते हैं, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, उसके माध्यम से फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है। लेकिन ओपन डिस्टेंस लर्निंग में ये फ्लेक्सिबिलिटी इनबिल्ट है जी। और मैं समझती हूँ कि आने वाले समय में ऐसा भी हो कि हम जब चाहें जितना चाहें पढ़ लें और फिर लौट कर आ जाएं। यह है ओपन डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन लर्निंग में है। और ऑन डिमांड एग्जामिनेशन की मैं तैयार हूँ, मुझे 3 महीने क्यों वेट करना है जी। मैं 6 महीने से 3 महीने पहले भी अगर तैयार हूँ, मैंने पूरा सिलेबस कर लिया एंड आई फील आई एम फिट इनफ टू राइट द एग्जाम, तो मैं अपना एग्जाम दे सकूँ। वो समय भी भारत में भी शीघ्र आएगा, अनेक स्थानों पर आ गया है, लेकिन ओपन डिस्टेंस लर्निंग पहले उसको प्रस्तुत कर सकती है। ऑलरेडी वहाँ 2 सेमेस्टर तो चल ही रहे थे, 2 बार एडमिशन्स भी होते हैं, तो एक प्रकार से बच्चे का मल्टीपल अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। आने वाले समय में मुझे लगता है इसमें ऑल फ्लेक्सिबिलिटी भी आएंगी और अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी, और जैसे ही आएंगी तो आने वाली पीढ़ियों के सामने जो दरवाजे खुलेंगे वो बेइंतहा शानदार होंगे, ऐसा मैं मानती हूँ। और उन्हें अवसर मिलेंगे हर समय जो वह उचित समझें, खुद को अपडेट करने के, खुद को सशक्त करने के, और खुद को अधिक सुशिक्षित, अधिक प्रशिक्षित बनाने के। जी बिल्कुल प्रोफेसर सुषमा, आपने बताया कि और कितना इसमें इम्प्रोवाइज हो सकता है और कितना और फ्लेक्सिबल ही हो सकता है। ऑलरेडी बहुत फ्लेक्सिबल है, कोई एज लिमिटेशन नहीं है, कोई डिस्टेंस का इसमें लिमिटेशन नहीं है। प्रोफेसर रविंद्र, आपसे समझना चाहेंगे, अगर हम इसमें तालीम देने के मीडियम्स की बात करें तो किस तरह के बदलाव आए हैं? पहले से प्रिंट होता होगा, अब ऑडियो विजुअल है, या किस तरह के बदलाव हैं और किस किस तरह से तालीम दी जाती है? ओपन डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम में कुछ ऐसी खुसूसियात हैं जो आपको आम तौर पर दूसरे एजुकेशन सिस्टम में देखने को नहीं मिलती। मुझे लगता है कि अपने देखने वालों की तवज्जो मुझे इस तरफ दिलानी चाहिए जी। सबसे पहली और सबसे अहम बात यह है कि ओपन डिस्टेंस लर्निंग में जो स्टूडेंट है वो टीचर से डायरेक्टली इंटरैक्ट करता है, और टीचर जो है वो सेल्फ लर्निंग मटेरियल की शक्ल में, टेक्स्ट जिसको हम कहते हैं, बुक जिसको कहते हैं, उसकी शक्ल में स्टूडेंट को 24 घंटे मुहैया रहता है जी। आमतौर पर क्लासरूम सिचुएशन में 40 मिनट के क्लास के बाद अगर बहुत टीचर से आपका इंटरेक्शन हो सका तो वो ट्यूटोरियल वगैरह में हो सकता है, लेकिन जो ओपन डिस्टेंस लर्निंग में टेक्स्ट तैयार की जाती है वो खास तरीके से तैयार की जाती है। उस टेक्स्ट में हम टीचर को टेक्स्ट के अंदर बिठा देते हैं। मैं अगर सही फ्रेज का इस्तेमाल करूं तो हम टीचर को इंटीग्रेट कर देते हैं अपनी टेक्स्ट में, और टीचर अपने स्टूडेंट से, जब स्टूडेंट वो टेक्स्ट पढ़ता है तो टीचर उससे लगातार इंटरैक्ट करता रहता है। ये बड़े खास तरीके से ये टेक्स्ट तैयार की जाती हैं, और इनको तैयार करने में हम न सिर्फ इंदिरा गांधी या दूसरे ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम के टीचर्स की मदद लेते हैं, बल्कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर जितनी भी एक्सपर्टीज हमें अवेलेबल है हम उस सब का इस्तेमाल करते हैं। इस लिहाज से ओपन लर्निंग सिस्टम जो है वो ग्लोबल लर्निंग सिस्टम बन जाता है, और जहां से भी हमें एक्सपर्टीज मिलती है उसको ला करके टीचर की शक्ल में हम टेक्स्ट में अपने इंटीग्रेट कर देते हैं जी। तो विद्यार्थी, हमारा लर्नर, जब उस टेक्स्ट को पढ़ता है तो वो टीचर से बात कर रहा होता है, और क्योंकि उसको अपने कन्वीनियंट टाइम पे पढ़ने की फैसिलिटी है तो वो जब चाहे तब टीचर से बात कर सकता है। एक तो खास बात ओपन डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम की ये होती है। दूसरी ओपन डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम की बहुत जरूरी और बड़ी अहम बात है जिस पर आमतौर पर तवज्जो नहीं दी जाती, वो ये है कि ओपन डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम किसी बने बनाए ढर्रे या खांचे में नहीं एजुकेशन डिलीवर करती है। वो एजुकेशन डिलीवर करती है छोटे छोटे साइबर मॉड्यूल्स में।
ये बिल्कुल इस तरह है जैसे स्पेस में बहुत सारे साइबर मॉड्यूल्स तैर रहे हैं और स्टूडेंट अपनी जरूरत के मुताबिक उसमें से कोई भी साइबर मॉड्यूल जो उसको अच्छा लगता है, जिसकी उसे जरूरत है, जिस जगह वो काम कर रहा है, उसको एकदम से लगता है कि मेरी नॉलेज में ये वाला अपग्रेडेशन होना चाहिए, तो उन तैरते हुए मॉड्यूल्स में से अपनी पसंद का और अपनी जरूरत का मॉड्यूल पिक कर लेता है। ये डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम की बड़ी खास बात है जो कि कन्वेंशनल सिस्टम में नहीं हमें मुहैया होती। हम जब अपना टेक्स्ट तैयार करते हैं तो वो खाली टेक्स्ट नहीं होता, वो मल्टीमीडिया लर्निंग सिस्टम होता है। उसमें ऑडियो भी होता है, उसमें विजुअल भी होता है, उसमें डिजिटल बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। हम इसको अब आज के जमाने में 2025 में बेहतर होगा कि हम इसको ओपन डिस्टेंस लर्निंग की जगह ओपन एंड डिजिटल लर्निंग कहना शुरू करें, क्योंकि ये साइबर मॉड्यूल्स जो हैं ये हम ओपन लर्निंग सिस्टम में विद्यार्थी को मुहैया कराते हैं और अपनी पसंद के हिसाब से वो मॉड्यूल पिक कर लेता है। और तीसरी बहुत अहम बात जिसकी तरफ सबकी तवज्जो जानी चाहिए वो ये है कि इन मॉड्यूल्स के जो कॉम्बिनेशंस हैं वो भी वो बनाने की फैसिलिटी उसके पास होती है। सुषमा जी भी जब स्टूडेंट थी और मैं भी जब स्टूडेंट था, इनसे थोड़ा सीनियर था इसलिए पुराने वक्त की बात करूंगा। सुषमा जी जरा कुछ समय बाद की विद्यार्थी है, लेकिन इनके साथ भी वही सिचुएशन थी। मैं बीएससी करने गया तो मेरे सामने ये लाजिम था कि या तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स लूं या जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री ले लूं। अब अगर मैं चाहता कि मैं फिजिक्स और जूलॉजी पढ़ूं तो इसकी फैसिलिटी ना तब अवेलेबल थी ना अब अवेलेबल है। जो डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम है, जिसको मैं डिजिटल लर्निंग सिस्टम कह रहा हूं, उसके साइबर मॉड्यूल्स आपको ये फैसिलिटी देते हैं कि आप अपनी पसंद के हिसाब से अपना कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। यानी एक स्टेज पर आकर लर्नर के मन में जिस तरह की भी जिज्ञासा पैदा हो रही है, उस जिज्ञासा के मुताबिक वो साइबर मॉड्यूल पिक कर सकता है। और डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम में इस तरह के साइबर मॉड्यूल्स की भरमार है। 400 से ज्यादा कोर्सेज इग्नू ने तैयार किए, अकेले इग्नू ने तैयार किए हैं। 1,65,00,000 किताबें हम लोग सालाना छापते हैं। हर किताब इंडिविजुअल साइबर मॉड्यूल है, तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि कितने सारे साइबर मॉड्यूल इस समय अवेलेबल हैं स्टूडेंट को। और मैं थोड़ा सा ऐड करूं अगर आपकी अनुमति हो तो, कि सिर्फ यही नहीं जिनको ये बुक्स कह रहे हैं वो वस्तुतः सेल्फ लर्निंग मटेरियल है जो बच्चे को गाइड करता है, आगे ले जाता है। और इतना ही नहीं, अब मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज जो आ गए, मूक्स आ गए हैं, ई पाठशाला है, उसके साथ ही स्वयं पोर्टल है जिसपे आपके यहाँ से वो कौन सी स्वयं प्रभा शुरू हुआ है। तो इतने सारे मॉड्यूल्स जिनको साइबर मॉड्यूल्स कह रहे हैं डॉक्टर साहब, वो उपलब्ध है बच्चे के लिए। थोड़ा सा और भी जोड़ना चाहूंगी, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो अब ये कन्वेंशनल यूनिवर्सिटीज में भी और इग्नू में तो पहले से ही है, ये एक तरह से अवसर उपलब्ध कराएगी बच्चों को कि चाहे तो वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ले लें, चाहे तो वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, म्यूजिक ले लें, चाहे तो वो केमिस्ट्री, बॉटनी, ये बहुत तरह के अवसर अब उन्हें मिलेंगे। और जो खुली शिक्षा है या मुक्त शिक्षा जिसको हम कहते हैं, वहाँ उसके लिए ये अवसर और अधिक होंगे। अब आप आगे बढ़ सकते हैं। और मैंने 3 खास चीज़ों की तरफ आपकी तवज्जो दिलाई। एक चौथी चीज़ भी है जिसको मैं आपके सबकी नज़र करना चाहता हूँ। चूंकि ओपन डिस्टेंस लर्निंग को अब स्पेस टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो गई है, इग्नू में स्पेस स्टेशन है और इग्नू अपने प्रोग्राम्स स्पेस स्टेशन के थ्रू डायरेक्टली सैटेलाइट में अपलिंक करता है। तो हमारा जो अपलिंक होता है वो फ्रीली अवेलेबल है किसी भी टीवी सेट पर हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में। आप किसी गांव में चले जाएं, आप दूर दराज के किसी ऐसे इलाके में चले जाएं जहां आपको और किसी तरह की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, वहां पर भी आपको ये वाला जो सैटेलाइट लिंक है वो अवेलेबल होता है। तो जब हम अब डिस्टेंस लर्निंग को, डिजिटल लर्निंग को इस सैटेलाइट लिंक से प्रसारित करते हैं, तो ये ऐसे लोगों के लिए भी मुहैया हो जाता है जिनको एजुकेशन की अमूमन कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती। मैं एक खास वर्ग की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं और वो वर्ग है घर में काम करने वाली महिलाएं। आमतौर पर
2-2:30 बजे जब वो अपने काम से फारिग होती हैं, उस समय 2 से 3 बजे के बीच में इस सैटेलाइट लिंक को वो अपने टेलीविजन पर या कम्युनिटी सेंटर के टेलीविजन पर देखकर जरूरी नॉलेज हासिल कर सकती हैं। ये ओपन एंड डिजिटल लर्निंग की एक बड़ी खास बात है, जो हिंदुस्तान को ओपन डिजिटल लर्निंग के क्षेत्र में इस समय सबसे आगे का मुल्क बना रही है। मुझे ये कहते हुए बड़ा फख्र महसूस होता है कि ओपन डिजिटल लर्निंग के क्षेत्र में दुनिया के तमाम मुल्कों के मुकाबले इस वक्त हिंदुस्तान सबसे आगे है। हमारे यहाँ ओपन डिजिटल लर्निंग स्टूडेंट्स का नंबर सबसे ज्यादा है, हमारे मॉड्यूल सबसे ज्यादा हैं, और हम जो सैटेलाइट अपलिंक की फैसिलिटी के थ्रू एजुकेशन प्रसारित कर रहे हैं वो गांव के ऐसे दूर इलाके में भी पहुंच रही है जिसके बारे में कभी आज के पहले किसी ने सोचा तक नहीं था जी। तो उस लिहाज से ओडीएल का एम्बेसडर, मैं अपने को ओडीएल का एम्बेसडर कहता हूं, और एक एम्बेसडर जो है वो अपने ट्रेड की, अपने प्रोफेशन की वकालत करता है, वकालत कर रहा है। जी बिल्कुल, ओडीएल यानी कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग की बात कर रहे हैं प्रोफेसर रविंद्र। प्रोफेसर सुषमा, आपसे समझना चाहेंगे कि एनईपी 2020 आने के बाद अगर हम कन्वेंशनल एजुकेशन की बात करें तो बहुत बदलाव देखने को मिले हैं, वोकेशनल कोर्सेज पर भी जोर दिया जा रहा है। अगर हम ओडीएल की बात करें तो उसमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है और काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं अगर हम कन्वेंशनल एजुकेशन से कंपेयर करें तो। लेकिन एनईपी 2020 आने के बाद और क्या इजाफा हुआ है इसमें? देखिए, एनईपी 2020 ने ओपन डिस्टेंस लर्निंग को प्राथमिकता दी है। डिजिटल लर्निंग, जैसे अब ओपन एंड डिजिटल लर्निंग अगर कहें तो उसको भी बहुत प्राथमिकता दी है। मैं यूजीसी के जो डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो, इस समय जो दूरस्थ शिक्षा देख रहा है यूजीसी का ब्यूरो, उससे जुड़ी हुई हूँ। वो पहले इग्नू में होता था लेकिन अब यूजीसी में आ गया है। और मैं आपको ये कह सकती हूँ कि जिस प्रकार से हमारे पास एप्लीकेशंस आ रही हैं, प्रपोजल्स आ रहे हैं हर प्रकार की यूनिवर्सिटीज से, पब्लिक यूनिवर्सिटी बड़ी से बड़ी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी उतनी ही अच्छी, स्टेट यूनिवर्सिटीज, स्टेट ओपन यूनिवर्सिटीज, इतनी सारी विश्वविद्यालय हैं जहां से हमको प्रपोजल आ रहे हैं। उससे पता लगता है इसकी डिमांड भी है, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज तो बढ़ेंगी ही उधर जहां डिमांड होगी, इसकी डिमांड भी है, इसका अवसर भी है, और इसकी उपलब्धता भी अधिक से अधिक बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। जितनी ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज़ में, उनमें आप देखेंगे उसको ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सेंटर कह सकते हैं हम। कहीं वो, जैसे दिल्ली में पहले वो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग होता था, बाकी यूनिवर्सिटीज़ में और नाम है, लेकिन हमेशा उनकी डिमांड रही है। और कुछ कोर्सेज जैसे बीएड के लिए वो बहुत पॉपुलर थे, लेकिन अब बीएड बंद वहाँ तो कर दी गई है, लेकिन जो ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो उनको ये अवसर है वो दें। और साइकोलॉजी के कुछ कोर्सेज में भी अभी दिक्कतें आई हैं, लेकिन एनईपी 2020 जो मॉडल लेकर चली है उसमें, क्योंकि जो सोशली एंड एजुकेशनली डिसएडवांटेज सेक्शंस को उसने पहचाना है और उनके लिए किस प्रकार से शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, तो ओवरनाइट आप यूनिवर्सिटीज तो नहीं बना सकते जी, लेकिन ओवरनाइट उनके लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ा सकते हैं और वो ओपन डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से बढ़ा सकते हैं। उसके लिए हमने क्वालिटी पैरामीटर्स भी रखे हैं और वो काफ़ी सख्त भी हैं, उसके बिना हम उनको अपॉर्चुनिटी भी नहीं देते। क्योंकि ऐसे भी हुआ है, पहले बहुत सारे कोर्ट केसेस आए कि एडमिशन्स तो दे दिए गए बच्चों को, ना उन्हें एसएलएम मिला, उनको सेल्फ लर्निंग मटेरियल नहीं मिला, बुक्स नहीं मिली, फिर काउंसलर्स नहीं मिले, क्योंकि काउंसलर्स यहाँ उतने ही आवश्यक हैं जैसे वहाँ टीचर होते हैं। यद्यपि ये बुक बोलती है अपने आप ही, एसएलएम सिखाता है, लेकिन एसएलएम के साथ साथ थोड़ा सा बच्चा भी चाहता है, कभी कोई शंका हो, कुछ बात करना चाहे, तो काउंसलर्स भी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग उपलब्ध कराती है उनको, वो भी हों, तो उन सब की योग्यताएं भी निर्धारित हैं। और एनईपी कम से कम ये चाहती है आने वाले समय में ये जो भेद है अभी कन्वेंशनल यूनिवर्सिटीज़ का, एजुकेशन का, और ओपन डिस्टेंस लर्निंग का या ओपन एजुकेशन का और ओपन यूनिवर्सिटीज का, ये भेद कम हो, ऐसा मुझे लगता है आने वाले। अब दोनों देखिए, एक्रेडिटेशन भी उनका होने लग गया है, असेसमेंट भी उनका होने लग गया है, रैंकिंग भी उनकी होने लग गई, अभी तक वो नहीं थी, तो धीरे धीरे अब वो एनआईआरएफ रैंकिंग में भी आरंभ हो गया है उनका आना। तो जो जितने थोड़े थोड़े भेद थे पहले इन शिक्षा की रीतियों के बीच में, ये शैलियां हैं बेसिकली, अंतिम उद्देश्य सबका वही है, ज्ञान की प्राप्ति या इल्म की रोशनी सब तक पहुंचाना। तो ये भेद जो छोटे छोटे थे वो भी धीरे धीरे समाप्त हों और आने वाले समय में
आप शायद पहले जो हमसे पूछ रही थी, बात कर रही थी कि ये डिग्रीज मान्य है कि नहीं, तो यूजीसी इनको मान्यता देती है, विश्वविद्यालय सिस्टम इनको मान्यता देता है, और बहुत लंबे समय से, अब तो जब से इग्नू एग्जिस्टेंस में आया, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, और बहुत सारी स्टेट ओपन यूनिवर्सिटीज जो अच्छी हैं, क्वालिटी एजुकेशन भी दे रही हैं, तो उनके आने के बाद से ये लगभग पैरेलल चल रहे हैं। और मुझे नहीं लगता बच्चों के मन में एक, बल्कि मैं आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको भी बधाई देना चाहती हूँ, कार्यक्रम के आयोजकों को, संयोजकों को भी बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छा समय है जब एडमिशन्स चल रहे हैं, तो बच्चों के सामने ये ऑप्शन भी होना चाहिए। और बधाई इसलिए देना चाहती हूँ कि धीरे धीरे समय के साथ ये भेद समाप्त हो और अधिक से अधिक बच्चों तक जिस भी रूप में शिक्षा पहुंच सके, इल्म की रोशनी पहुंच सके, वह पहुंचे। यही हम सबका उद्देश्य होना चाहिए। एनईपी 2020 चाहती है कि हर बच्चे की जो उत्कृष्ट प्रतिभा उसके अंदर छिपी हुई है, और सब में एक कोई ना कोई विलक्षणता होती है, कोई ना कोई विशिष्टता होती है, जिसको हम उसकी स्पेशलचिटी कहते हैं, कि एक विशिष्टता किसी भी व्यक्ति की, वह यह शिक्षा ला सके, तो डिस्टेंस एजुकेशन भी वो ला सकती है। और आप देख रहे हैं धीरे धीरे इन सब जो डिस्टेंस एजुकेशन के केंद्र हैं, चाहे वो ओपन डिस्टेंस लर्निंग सेंटर्स हो, चाहे विश्वविद्यालय हो, वो भी अपने बच्चों को उतना ही बांधना चाहते हैं, उनसे उतना ही प्रेम करते हैं, उन तक उतना ही अधिक ज्ञान पहुंचाना चाहते हैं, जो सच में ही उत्साहवर्धक भी है और आने वाले भविष्य का एक अच्छा लक्षण भी है, कि दोनों प्रकार की शिक्षा रीतियां साथ साथ चलें और हर व्यक्ति के लिए यह अवसर उपलब्ध हों। यह एनईपी 2020 आने वाले वर्षों में लक्ष्य रखती है। बिल्कुल। प्रोफेसर रविंद्र, जैसे कि अभी प्रोफेसर सुषमा ने भी कहा कि अगर हम बात करें किस तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं डिस्टेंस लर्निंग में, तो बैचलर्स है, मास्टर्स है, सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, क्या ये उतने ही वैलिड हैं? अगर कहीं आप नौकरी लेने जाते हैं, सरकारी नौकरी आपको चाहिए है, आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, एजुकेशन की फील्ड में जाना चाहते हैं, तो क्या उतना ही वैलिड है ये सब डिग्रीज और सर्टिफिकेट्स जितने कि कन्वेंशनल कोर्स या ट्रेडिशनल एजुकेशन के होते हैं? पहले तो मैं इस बात का जवाब दे दूं कि अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं डिस्टेंस एजुकेशन सेक्टर में। मैं उसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहा हूं जी। और अगर स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं तो उनको इससे बहुत फायदा होगा। पहली कैटेगरी है अपस्किलिंग, यानी अगर किसी खास तरह के काम में हमारा स्टूडेंट मुब्तला है और वो चाहता है कि उस काम को और इम्प्रूव करे, एक स्टेज ऊपर जाए, तो उस तरह के कोर्सेस डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से, ओडीएल के माध्यम से उसको तुरंत मुहैया होते हैं। इसको मैं अपस्किलिंग कैटेगरी में डालता हूं जी। दूसरी कैटेगरी जिसको मैं कहता हूं कंटेम्पोरेनिटी, यानी बहुत सारे विज्ञान के और ज्ञान के ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें लगातार तरक्की हो रही है, हर दूसरे तीसरे दिन कोई नई चीज आ जाती है। ओडीएल में ये खास बात है कि हम अपने प्रोग्राम्स और अपने कोर्सेज को लगातार अपडेट करते रहते हैं, जो कि कन्वेंशनल एजुकेशन में आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाते। तो जो सेकंड कैटेगरी है कंटेम्पोरेनिटी, अगर कोई विद्यार्थी या कोई ग्रुप ये चाहता है, या मान लीजिए कोई इंडस्ट्री ये चाहती है कि उसके यहाँ काम करने वाले लोगों को मैनेजरियल स्किल्स के जो लेटेस्ट एडवांसेस हैं उनसे उनका परिचय हो जाए, तो ओडीएल उनको उस तरह के स्पेसिफिक प्रोग्राम्स फौरन मुहैया कराता है। तीसरी कैटेगरी है, उसको मैं कहता हूं कॉम्बिनेशन कैटेगरी, यानी ये अब आजकल की नॉलेज में इसके लिए मैं एक और टर्म का इस्तेमाल करता हूं, वो इस टर्म है ट्रांसेंडिंग द बाउंड्रीज, यानी बाउंड्रीज को पार कर जाना। आज से कुछ समय पहले, 10-15 साल पहले, फिजिक्स वाला फिजिक्स की बाउंड्री में रहता था, हिस्ट्री वाला हिस्ट्री की बाउंड्री में रहता था, पॉलिटिकल साइंस वाला पॉलिटिकल साइंस की बाउंड्री में रहता था। 2025 में हम आज आप अखबार उठा करके देखिए, उसमें तमाम इस तरह के सब्जेक्ट्स के ऊपर डिस्कशन शुरू हो जाता है जो ना तो हिस्ट्री के स्ट्रिक्ट दायरे में आते हैं, ना पॉलिटिकल साइंस के दायरे में आते हैं, यानी ओवरलैप करते हैं, यानी ट्रांसेंड करते हैं एक दूसरे की बाउंड्रीज। तो हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे लर्नर्स को ये क्यूरियोसिटी होती है
कि ऐसे प्रोग्राम्स और ऐसे कोर्सेज हमें मिलने चाहिए जो ट्रांसेंड कर जाएं इन बाउंड्रीज को, जो उनको कन्वेंशनल सिस्टम में आसानी से नहीं मिलते। ओपन डिस्टेंस लर्निंग ट्रांसेंडिंग बाउंड्रीज के कोर्सेज बहुत आसानी से तैयार करता है। मैं आपको एक दो इस तरह की मिसालें दे सकता हूं, जैसे एनवायरमेंटल हिस्ट्री। अब इसमें हिस्ट्री भी है और एनवायरमेंटल एजुकेशन भी है। स्ट्रिक्टली पुराने सिस्टम में या तो ये एनवायरमेंटल साइंस के दायरे में आता या हिस्ट्री के दायरे में आता, और अगर हिस्ट्री के दायरे में आता तो एनवायरमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा कट जाता, और अगर एनवायरमेंट के दायरे में आता तो हिस्ट्री का बहुत बड़ा हिस्सा कट जाता। तो ये जो ट्रांसेंडिंग बाउंड्रीज वाले कोर्सेज हैं, ये बड़ी आसानी से ओपन डिजिटल लर्निंग सिस्टम में अब पैदा हो रहे हैं और स्टूडेंट्स को अवेलेबल हो रहे हैं। ये तीसरी कैटेगरी हुई। और चौथी कैटेगरी और भी इंटरेस्टिंग है। चौथी कैटेगरी है फ्यूचर कोर्सेज। आज के जमाने में हमारे लिए सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि जो कुछ आज हो रहा है हम उस पर तवज्जो डालें। सुषमा जी ने ये बात कही, थोड़ा संकोच कर गई, वरना एनईपी की जो खास बात है उसकी तरफ इनको ध्यान दिलाना चाहिए कि वो फ्यूचरिस्टिक पॉलिसी है। आज एनईपी 2025-2030 की पॉलिसी नहीं है, एनईपी 2050 की पॉलिसी है। यानी कोई भी एजुकेशन पॉलिसी, खाली एनईपी नहीं, इसके पहले जो एजुकेशन पॉलिसीज बनी हैं वो सब प्रोस्पेक्टिव पॉलिसीज हैं, अपने वक्त से 20, 25, 30 साल आगे की सोचती हैं। तो अब आप ये उम्मीद करिए कि 2050 में हमारे स्टूडेंट्स किस तरह के कोर्सेज की उनको तवक्को होगी। वो कोर्सेज भी ओपन डिजिटल लर्निंग के माध्यम से उपलब्ध हो रहे हैं विद्यार्थियों को। मैं 2 विश्वविद्यालयों के बारे में जानता हूं जो ये काम बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। नासिक ओपन यूनिवर्सिटी, यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र की ओपन यूनिवर्सिटी है, और मेरी अपनी, जो सुषमा जी की भी अपनी यूनिवर्सिटी है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इन दोनों जगहों पर फ्यूचरिस्टिक कोर्सेज पर बहुत सारा काम हो रहा है। यानी अगर विद्यार्थी ये जानना चाहे कि 2035 में नॉलेज किस डायरेक्शन में जाएगी, तो उसके इंडिकेटर कोर्सेज उसको यहां पर अवेलेबल होते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज के लिहाज से मुझे लगता है ओपन डिजिटल लर्निंग बहुत से ऐसे क्षेत्र खोलती है विद्यार्थियों के लिए जो आमतौर पर उसको दूसरी जगहों पर मुहैया नहीं होते। जी नहीं, इसमें थोड़ी सी कमी इसलिए रह गई थी। आप तो ओपन डिस्टेंस लर्निंग के एम्बेसडर हैं, लेकिन मैं तो पूरी शिक्षा नीति की एम्बेसडर हूँ जी। उसमें थोड़ा सा आवश्यक कमी रह गई, लेकिन कुछ बातें और जोड़ना चाहती हूँ कि मातृभाषा में शिक्षा की बात जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति करती है कि हर बच्चे को वह उपलब्ध होनी चाहिए, और इग्नू और बाकी ओपन यूनिवर्सिटीज और AICTE मिलकर ये काम कर रहे हैं कि अधिक से अधिक विषयों में मातृभाषा में शिक्षण सामग्री बच्चों को उपलब्ध हो। केवल बच्चों को उपलब्ध ना हो, युवाओं को उपलब्ध हो, उच्च शिक्षा में भी उपलब्ध हो। और जो ये खुलेपन की बात है वो अब केवल ओपन डिस्टेंस लर्निंग में ही नहीं रह जाएगी। खुलेपन की बात बाकी सारे विश्वविद्यालयों में भी आएगी, जहां आप चाहें वो विषय चुन सकते हैं, और विषयों का बुके होगा एक तरह से। उसमें से आप विज्ञान भी ले सकते हो, वाणिज्य भी ले सकते हो, ह्यूमैनिटीज भी ले सकते हो, लिटरेचर भी ले सकते हो, आप जो चाहें उनमें से चुन सकते हैं। फाइन आर्ट्स भी ले सकते हैं, वो चुन सकते हैं। ये सब परिवर्तन, बिल्कुल ठीक कहा रविंद्र जी ने कि ये केवल अब की नहीं, सही बात है, अगले 50 वर्षों की शिक्षा नीति है और विकसित भारत का स्वप्न लेकर चली है। विकसित भारत की आधारशिला रखने वाली शिक्षा नीति है। तो इसलिए इल्म की बात भी है, स्किल्स की बात भी है, और साथ ही साथ जिसको हम इन दोनों से परे एक परा ज्ञान होता है, भारत की ज्ञान परंपरा है जो अब तक छिपी हुई थी, छिटकी हुई थी, उसको भी एकत्रित करने का प्रयास कर रही है। और ओपन डिस्टेंस लर्निंग उसका एक बहुत बढ़िया माध्यम हो सकता है, क्योंकि भारतीय ज्ञान परंपरा पर मॉड्यूल्स, उन साइबर मॉड्यूल्स में जब शामिल होंगे तो वो सब जो उन्हें पढ़ना चाहते हैं वो किसी भी समय, कहीं भी, कैसे भी वह ज्ञान भी प्राप्त कर सकेंगे। यह है ओपन डिस्टेंस लर्निंग की एक और विशिष्टता, मुझे लगता है आने वाले वर्षों में होगी। जी, काफ़ी सारे एडवांटेजेस की आपने हमें बताए हैं प्रोफेसर सुषमा, प्रोफेसर रविंद्र। प्रोफेसर रविंद्र, आपसे समझना चाहेंगे क्या कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज भी हैं जो कि इग्नू या फिर दूसरी ODL से सीखे जा सकते हैं, और अगर जिनमें प्रैक्टिकल लर्निंग की ज़रूरत होती है तो वो कैसे मुहैया कराए जाते हैं? देखिए, आपने बहुत ही अहम सवाल खड़ा कर दिया है और मैं सबकी तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूँ। सुषमा जी पॉलिसी मेकिंग में हैं इस वक्त, इसलिए इनकी भी तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूँ। 2 बड़ी ज़रूरी बातें हैं। पहली तो ये कि हिंदुस्तान में एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर
अच्छा है और फैल गया है। 4000 5000 कॉलेजेस हैं, उन कॉलेजेस की लेबोरेटरीज हैं, IITs हैं, 45,000 डॉक्टर साहब, 45,000 उनकी लेबोरेटरीज हैं, उनके तमाम टूल सिस्टम्स हैं। ये नेशनल रिसोर्स है। मैं ये बात फिर जोर दे करके कहूंगा, ये नेशनल रिसोर्स है। और ये नेशनल रिसोर्स हमारे कन्वेंशनल विद्यार्थियों को सवेरे 7 बजे से 5 बजे तक ही उपलब्ध होता है। 5 बजे से और रात के 11 बजे 12 बजे तक और अगली सुबह 7 बजे तक ये नेशनल रिसोर्स उनको उपलब्ध नहीं होता। इसलिए ओपन डिजिटल लर्निंग के माध्यम से जो प्रोफेशनल कोर्सेज हम लॉन्च करना चाहते हैं या कर रहे हैं या कुछ किए भी गए हैं पहले, उन सब के लिए ये नेशनल रिसोर्स उपलब्ध होना चाहिए। मैं समझता हूं ये एक पॉलिसी भी होनी चाहिए कि ये नेशनल ट्रेजर है और ये नेशनल ट्रेजर अपने खाली वक्त में उनको हमेशा के लिए अवेलेबल हो। अगर ये नजरिया हो तो कोई भी टेक्नोलॉजी का और प्रोफेशनल कोर्स ऐसा नहीं है जो ओपन डिजिटल लर्निंग के दायरे में नहीं आता। जी। मैं जिस मॉडल पर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी को तैयार किया गया था, यानी यूके की, इंग्लैंड की ओपन यूनिवर्सिटी मिल्टन कीन्स में है, उसको हम लोग मिल्टन कीन्स यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं, और एक और बड़ी मशहूर यूनिवर्सिटी कनाडा में है, उसको एठाबास्का यूनिवर्सिटी कहते हैं। मुझे इन दोनों यूनिवर्सिटी से इंटरैक्ट करने का सौभाग्य मिला है और इन दोनों जगहों पर टेक्नोलॉजी और प्रोफेशनल कोर्सेज की भरमार है। और बहुत मजे की बात यह है कि वो टेक्नोलॉजी और प्रोफेशनल कोर्सेज जो कन्वेंशनल सिस्टम में टेक्नोलॉजी कोर्सेज दिए जा रहे हैं उनसे बेहतर क्वालिटी के अवेलेबल हैं। ये वहां के एक्रेडिटेशन सिस्टम इसकी तस्दीक करते हैं। इसलिए मैं ये बात फिर जोर देकर के कहूंगा कि ओपन लर्निंग सिस्टम में टेक्नोलॉजी और प्रोफेशनल कोर्सेज की कोई कमी नहीं हो सकती। इस नेशनल ट्रेजर को, इस नेशनल रिसोर्स को अगर हम लोग अपने लिए इस्तेमाल करें, इग्नू इस तरह के एक्सपेरिमेंटेशन कर चुका है, सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंटेशन कर चुका है। टेक्नोलॉजी की पूरी एक फैकल्टी है हमारे यहाँ, उसने इस तरह के कोर्सेज लॉन्च किए थे। परफॉर्मिंग आर्ट की एक नई फैकल्टी डेवलप हुई है, परफॉर्मिंग आर्ट के कोर्सेज उसने लॉन्च किए हैं। मैं 1 वर्ष तक एक हिंदुस्तान का जो सबसे विख्यात योगा यूनिवर्सिटी है उसका एडवाइजर रहा हूं, स्वामी विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी बेंगलोर में चलाते हैं वो लोग। उस यूनिवर्सिटी ने योगा के तमाम कोर्सेज डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से तैयार किए और मैंने उनको एडवाइस किया था। बहुत बड़े स्केल पर उन्होंने ओपन लर्निंग सिस्टम में, तो प्रोफेशनल और टेक्नोलॉजी के कोर्सेज भी ओपन लर्निंग सिस्टम में बड़ी आसानी से और विद्यार्थियों को उपलब्ध कराए जा सकते हैं। ये बात मैं जोर दे के कहना चाहता हूँ। रही बात क्वालिटी की, तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये एक्सेप्ट कर लिया है और हर यूनिवर्सिटी को ये इंस्ट्रक्शन गया है कि जो ODL के कोर्सेज हैं उनका स्टैंडर्ड और उनकी क्वालिटी और उनके नॉर्म्स वही हैं जो कन्वेंशनल यूनिवर्सिटी के हैं। दोनों कोर्सेज बराबर के माने जाते हैं, एट पार माने जाते हैं। जी। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस पर बात करती है क्योंकि वो टेक्नोलॉजी को विशेष तौर पर, जी, टेक्नोलॉजी को महत्व भी देती है और टेक्नोलॉजी को सेंटर में भी रखती है। जी। तो जो बात रविंद्र जी ने अभी कही और उन विश्वविद्यालयों की बात की, यदि हम टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं और सही तरह पर उसका प्रयोग करते हैं तो मुझे नहीं लगता कोई भी विषय, चाहे वो टेक्नोलॉजी का हो या प्रोफेशनल कोर्सेज, इंजीनियरिंग का हो, किसी का भी हो, लॉ का हो, उनको हम मानते हैं प्राय प्रोफेशनल कोर्सेज, उन सब में ऐसा कुछ नहीं रहेगा। और जो नेशनल रिसोर्सेज की भी बात की रविंद्र जी ने, आई रीइंफोर्स दैट कि वो अगर होगा तो कोई कोर्स ऐसा नहीं बचता जिसे हम ओपन डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से नहीं करवा सकते। और मैं आशा भी करती हूँ, उम्मीद भी करती हूँ, और जो एक दायित्व एक तरह से रविंद्र जी ने सौंपा है उसको सही स्थान पर ले जाने का वादा भी करती हूँ कि आने वाले वर्षों में ये सब कोर्सेज ओपन डिस्टेंस लर्निंग में उपलब्ध होने चाहिए। जो इग्नू का सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम है वो यूनिक सिस्टम है। मैं चाहूंगा कि उस सिस्टम के बारे में और कभी और मौका मिले तो उस पर बहुत तफसील से बात की जा सकती है। वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम नेशनल रिसोर्स है। इग्नू में चलता जरूर है
लेकिन मैं उसको नेशनल रिसोर्स मानता हूँ और उसका इस्तेमाल तमाम यूनिवर्सिटीज को करना चाहिए। मैंने विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी में एक छोटा सा सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर, बहुत छोटे स्केल पे क्योंकि उनके रिसोर्सेज लिमिटेड थे, डेवलप कराया था। नासिक ओपन यूनिवर्सिटी ने अपना एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप किया है। तो मुझे लगता है कि ये सब नेशनल रिसोर्सेज हैं और इनका इस्तेमाल करके हम लोग ओपन डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से एजुकेशन को बहुत दूर तक और बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। जी बिल्कुल। प्रोफेसर रविंद्र, प्रोफेसर सुषमा, आप दोनों ने वक्त निकाला, स्टूडियो में आए और इतनी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें दी, डिस्टेंस एजुकेशन में मौजूद अपॉर्चुनिटीज़ की, इतने सारे एडवांटेजेस हमें बताए जो कि डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग के ज़रिए हासिल किए जा सकते हैं, कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। हमारे इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। हम आपके लिए और किस तरह के नॉलेज पर प्रोग्राम तैयार करें, आप हमें मशवरा दे सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है hopdurdu@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। अब हॉलीडेज होंगे